हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये कहानी 6 स्कूल फ्रेंड्स के एक ग्रुप की है जो बचपन से लेकर हाई स्कूल तक हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन फिर किसी वजह से वो सब अलग हो जाते हैं। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ स्टूडेंट्स चिल्लाते हुए कहते हैं ओलंपिक्स शुरू होने वाला है। अब हम फीमेल लीड यांगजी को देखते हैं जो अपने ग्रुप के सभी फ्रेंड्स के पास जाकर उन्हें रिहर्सल के लिए बुलाती है। इसके बाद हम इस ड्रामा के मेल लीड जियांग यी को देखते हैं, वो भी उसी ग्रुप का मेंबर है। अगले सीन में यांगजी अपने फ्रेंड युवान के पास जाती है और उससे बोली, ये लिखना बंद करो, क्या हमारी स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं? इस पर युवान उससे कहता है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 3 मंथ बाकी है और फिर भी तुम्हारे पास ये सब ड्रामा करने के लिए टाइम है। इस पर यांगजी कहती है, क्योंकि हम बहुत जल्दी ग्रेजुएट होने वाले हैं तो हमें ये सब करना चाहिए। अच्छा ये बताओ तुमने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है? इस पर युवान कहने लगा, मैं तो एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी एडमिशन लूंगा और ये बात तुम सब पहले से जानते हो। तो यांगजी बोली, तुम ये एग्जाम अपनी मर्जी से दे रहे हो या फिर अपनी मॉम के कहने पर? तो युवान बोला, बात तो एक ही है। फिर वो अपनी फ्रेंड मिंगयू से बोली, तुम्हारे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? तो मिंगयू कहने लगी, मेरी कोई ज्यादा बड़ी एम्बिशंस नहीं है, मैं तो किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ जहाँ मैं पूरे दिन अपने ऑफिस में बैठकर एयर कंडीशनर में एंजॉय कर सकूं। इसके बाद वो मेल लीड से भी यही क्वेश्चन पूछती है तो जियांगी उससे कहता है, मैं तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होते ही समर गेम्स खेलूंगा और पूरी जिंदगी अगर गेम ही खेल सकूं तो ये और भी बेटर होगा। अगले सीन में उनके स्कूल में फेयरवेल पार्टी होती है जहाँ उन सबको साथ मिलकर एक ड्रामा करना था। सबसे पहले यांगजी स्टेज पर जाती है और इतनी सारी ऑडियंस को अपने सामने देखकर बहुत डर गई थी जिससे वो कुछ भी बोल नहीं पाती और वापस अपने फ्रेंड्स के पास जाकर बोली, मैं तो अपनी लाइन्स ही भूल गई, इतने सारे लोग मेरी तरफ देख रहे थे, मैं तो बेहोश ही होने वाली थी। फिर उसके सारे फ्रेंड्स स्क्रिप्ट लेने के लिए जाते हैं लेकिन तभी जियांग उसे उसकी लाइन्स याद दिलाता है क्योंकि वो लाइन्स जियांग को भी याद थी। फिर यांगजी स्टेज पर जाकर अपनी लाइन्स बोलने लगती है और इसके बाद वो सभी फ्रेंड्स साथ मिलकर अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। अब हमें 2024 का सीन दिखाया जाता है जहाँ यांगजी अपने आप से कहती है, अब टाइम बदल चुका है और मेरा इस दुनिया को देखने का नजरिया भी। यांगजी अभी एक न्यूज रिपोर्टर है जो मिस्टर हाउ से मिलने के लिए आई थी। वो उनके पास जाकर बोली, मेरे पास तुम्हारी कुछ फोटोज हैं, अगर तुम्हें वो वापस चाहिए तो मुझे पैसे देने होंगे। इस पर मिस्टर हाउ कहते हैं, उन फोटोज में मेरा फेस क्लियरली नहीं दिख रहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ बना सकती हो? तभी यांगजी बोली, वो फोटोज तुम्हें एक्सपोज करने के लिए काफी हैं। यांगजी उनकी ये सब बातें रिकॉर्ड भी कर लेती है। अगले सीन में यांगजी अपने ऑफिस में होती है और वो मिस्टर हाउ को मैसेज करके माफी मांगती है क्योंकि उसके बॉस ने उससे कहा था कि वो मिस्टर हाउ से माफी मांग ले और साथ में उस रिकॉर्डिंग को भी डिलीट कर दे वरना वो उसे जॉब से निकाल देंगे। ये सब याद करने के बाद यांगजी बहुत सैड होती है और फिर उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देती है। तभी उसके पास अपने फ्रेंड गोयान का मैसेज आता है जो उसे बताता है कि मैं शादी कर रहा हूँ और उसमें तुम सबको इन्वाइट करूंगा। अगले सीन में यांगजी एक होटल में जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड यूफे उससे मिलने आने वाली थी। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही हक कर लेती है। फिर यूफे उससे कहती है, कल मैं एक डांस परफॉर्मेंस के लिए यूरोप जाने वाली हूँ। तो यांगजी उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम्हारा ड्रीम पूरा हो गया। मैं अभी भी उन दिनों के बारे में सोचती हूँ जब हम छोटे थे और हमेशा साथ रहा करते थे, लेकिन आज हम सब अलग हो गए। ये सुनकर यूफे उससे बोली, क्यों ना हम सब फिर से साथ हो जाएं, गोयान की वेडिंग में हम सब जाएंगे। तो यांगजी कहने लगी, अब सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए हैं तो हम सब लोगों का फिर से साथ होना बहुत डिफिकल्ट है। बाय द वे गोयान शादी कर रहा है, इस बात से तुम्हें बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ? तो यूफे थोड़ा सैड होकर बोली, अब हम सब बड़े हो गए हैं, हमें पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आई थिंक उसे उसकी हैप्पीनेस मिल गई होगी और वो अब शादी कर रहा है, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी तो हमेशा हम सबको लीड किया करती थी, तो अब सिर्फ तुम ही हमारे ग्रुप को वापस ला सकती हो। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेती हैं। इसके बाद यूफे फ्लाइट के लिए चली गई। अगले सीन में यांगजी वापस अपने घर आ जाती है और वो अपनी फ्रेंड मिंगयू के पास कॉल करती है। फिर उससे बोली, हमें कांटेक्ट किए हुए कितना टाइम हो गया, तुम्हें पता है गोयान शादी कर रहा है? इस पर मिंगयू बोली, सॉरी अभी मैं ओवर टाइम कर रही हूँ। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद एक लड़का बाइक से उसके घर के सामने आता है। वो थोड़ी देर वहाँ रुककर उसकी तरफ देखता है और फिर वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम युवान को देखते हैं जो भागते हुए एक शॉप पर आता है। वहाँ से वो कॉफी और स्नैक्स ऑर्डर करता है। फिर वो उन्हें लेकर जल्दी जल्दी में वहाँ से जा रहा होता है लेकिन उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है और तभी यांगजी उसे देख लेती है। अगले सीन में वो यांगजी से कह रहा होता है, अब मेरे पास सिर्फ ये 2 कप्स बचे हैं। तो यांगजी उससे बोली, अगर तुम इन 2 कप्स को ले भी जाओ तब भी तुम्हें सीनियर से डांट पड़ेगी। तो युवान कहता है, चलो फिर हम इनको भी फिनिश कर देते हैं। इसके बाद यांगजी उससे कहने लगी, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे स्कूल आ रही थी और मैंने वहाँ की स्टूडेंट होने का प्रिटेंड किया लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पहचान लिया, क्या उसे मैं कोई यंग स्टूडेंट नहीं लगती? फिर युवान उससे कहता है, क्या तुम मुझसे गोयान की वेडिंग के बारे में बात करने आई थी? इस पर यांगजी कहती है, हाँ, और मुझे तुमसे एक हेल्प भी चाहिए, क्या तुम मिंगयू को ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हो? ये सुनकर गोयान बोला, सॉरी मुझे अभी एक रिपोर्ट जमा करानी है तो मेरे पास टाइम नहीं है। इस पर यांगजी बोली, तुम जरूर मिंगयू को फेस करने से डर रहे हो ना, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज मेरे साथ चलो। आज से पहले मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं
मांगा। ये सुनकर युआन कहने लगा, जब हम स्कूल में थे तब तुमने मुझसे प्रिंसिपल ऑफिस से एग्जाम पेपर्स चोरी करवाए, यहाँ तक कि तुम मुझसे अपना होमवर्क भी करवाती थी। यांगजी कहने लगी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी इतनी अच्छी मेमोरी है। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चल सकते तो मुझे उसका एड्रेस दे दो। तो युआन कहता है, उससे मिले हुए काफी साल हो चुके हैं, अब तक तो उसने उस एड्रेस से मूव आउट कर लिया होगा। तो यांगजी बोली, ठीक है, तुम मुझे वही एड्रेस दे दो। लेकिन तभी युआन के पास उसके सीनियर का मैसेज आता है और वो जल्दी से वहाँ से उठकर चला गया। अगले सीन में एक एम्प्लॉय मिंगयू से कहता है, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, मेरी मंथली सैलरी सिर्फ 8,000 युआन है, मेरे बच्चे की फीस भी बहुत ज्यादा है और मेरी वाइफ भी बीमार है। अगर आपने मुझे जॉब से निकाल दिया तो मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। इस पर मिंगयू कहने लगी, मैं तुम्हारी डिफिकल्टीज को समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी एबिलिटीज इस पोजीशन के लायक नहीं है। कंपनी तुम्हें अपनी तरफ से मुआवजा दे रही है और इस साल का बोनस भी, तो अच्छा होगा कि आप किसी और कंपनी में जॉब ढूंढ ले। ये सुनकर वो एम्प्लॉय कहने लगा, आप लोग मुझे जॉब छोड़ने के लिए फोर्स कैसे कर सकते हैं? तुम लोग ऐसे तो मेरी लाइफ बर्बाद कर दोगे। ये सुनकर मिंगयू भी उस पर चिल्लाने लगती है। वहीं यांगजी जो उससे मिलने आई थी वो ये सब देख रही होती है। इसके बाद मिंगयू उस एम्प्लॉय से बोली, कंपनी के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी एम्प्लॉय को निकाल सकती है, मैं तो फिर भी तुम्हें मुआवजा दिलवा रही हूँ। ये सब सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके फेस पर पानी फेंक देता है। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में कुछ एम्प्लॉयज मिंगयू के बारे में बात कर रहे थे कि किसी ने उसके फेस पर वाटर फेंक दिया। खैर वो यही डिजर्व करती है क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी ह्यूमिनिटी नहीं है, वो हमेशा कोल्ड फेस के साथ बात करती है। मुझे तो यकीन है कि कभी उसकी लव लाइफ भी अच्छी नहीं होगी। उसकी ये सब बातें यांगजी सुन रही होती है और वो वहाँ से जाते हुए उन दोनों के ऊपर कॉफी गिरा देती है। फिर वो उनसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में मिंगयू के ऑफिस में एक एम्प्लॉय आती है जो उससे कहती है, एक लड़की आपके लिए बॉक्स छोड़कर गई है। फिर मिंगयू देखती है कि उस बॉक्स में चॉकलेट्स थी। तभी उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें यांगजी उनके लिए वो चॉकलेट लेकर आई थी। उन्हें देखकर मिंगयू बोली, क्या ये डिलीशियस होगी? तो यांगजी उससे बोली, तुम कितनी ओल्ड फैशन हो, इतने सालों से तुम बस ये पाइनएप्पल जूस पी रही हो, तो कुछ चेंज करने के लिए मैं ये चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। फिर वो तीनों चॉकलेट्स खाते हुए साथ में बहुत मस्ती करती हैं। ये सब याद करने के बाद मिंगयू उस चॉकलेट को खाने लग जाती है। अगले सीन में यांगजी अपने घर वापस जा रही होती है और तभी उसकी कार की साइड में वो बाइक वाला लड़का आता है, जिसे देखकर यांगजी की हार्ट बीट्स बढ़ जाती है और वो लड़का भी उसे पहचान गया था। यांगजी उसे कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो वहाँ से चला गया। फिर वो अपने ड्राइवर से उस लड़के की बाइक का पीछा करने के लिए कहती है। इसके बाद वो किसी शॉर्टकट वे से जाकर उस लड़के को रोक लेती है और उससे कहने लगी, जियांग ली, ये तुम ही हो ना? फिर वो लड़का अपना हेलमेट उतारता है और वो उसका फ्रेंड जियांग ही था। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।